हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई काफी तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है प्रोकैरियोटिक सेल। और इस 10 मिनट की क्लास में आप बहुत सारी चीजें जानेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल को हम प्रिमिटिव सेल के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज ये सेल जो होता है वेल डेवलप्ड नहीं होता है। यानी कि सेल के अंदर सारी चीजें उपस्थित नहीं होती है, जैसे सेल ऑर्गेनेज, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ये सारी चीजें नहीं पाई जाती है। तब सेल में क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या एग्जाम्पल है, इन सारी चीजों को हम जानना शुरू करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय द बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ लाइक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल होते हैं। तो यहां पर अगर हम एक एक की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया क्या होता है। बैक्टीरिया जो होता है वो आपका माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। जैसे साल्मोनेला टाइफी नाम की बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो ये क्या करता है, टाइफाइड रोग उत्पन्न करता है। जबकि अगर हम बात कर रहे हैं लैब बैक्टीरिया यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की बात करें तो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे लिए लाभदायक होता है और ये दही में पाया जाता है, हमारे पेट की एसिडिटी को कम करने का काम करता है। ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। और ये साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है, यानी कि ये अपना भोजन खुद से बनाने का काम करता है, यानी कि कह सकते हैं कि ये ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होता है। ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया है फर्स्ट ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड ऑन अर्थ, पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली पहली अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो आपकी साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी ही है। चलिए अगले पॉइंट की अगर हम बात करें बेटा, अगले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, तो यहां पर हम बात करें माइकोप्लाज्मा की, तो माइकोप्लाज्मा क्या होता है, किंगडम मोनेरा का जोकर कहलाता है। यानी कि माइकोप्लाज्मा को कहते हैं किंगडम मोनेरा का जोकर। दूसरी बात अगर हम बात करें पीपीएलओ, पीपीएलओ का पूरा नाम होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये करता क्या है, तो ये छोटे बच्चों के अंदर निमोनिया रोग उत्पन्न करने का काम करता है। छोटे बच्चों में क्या करता है, निमोनिया रोग उत्पन्न करने का काम करता है। आगे चलते हैं, आगे की पॉइंट्स में अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली हैं आज। तो लिखेंगे दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो आकार में तो छोटे होते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लाई यानी कि अपनी संख्या को इतना तेजी से बढ़ाते हैं जितना कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं बढ़ा सकता या यूकैरियोटिक सेल नहीं बढ़ा सकता। दूसरी बात अगर हम कहते हैं तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। अगर हम बात करें जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपने शेप और साइज को हमेशा चेंज करते रहते हैं। कुछ बैक्टीरिया छोटे आकार के होते हैं, कुछ बैक्टीरिया बड़े आकार के होते हैं। अभी तक के अगर हम स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा होता है, तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है आपका विब्रियो कॉलेरी। क्या होता है, विब्रियो। ठीक है, विब्रियो जो होता है वो आपका कॉलेरा रोग उत्पन्न करता है और पूरा नाम है विब्रियो कॉलेरी। और ये जो विब्रियो कॉलेरी होता है वो कॉमा के शेप का होता है। इस तरीके से कॉमा जो होता है उस कॉमा के शेप का ही विब्रियो होता है। आगे की पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं बच्चा, तो आगे की पॉइंट में लिखा है कि द 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया की क्या होती है, 4 बेसिक शेप होती है, 4 शेप होती है बैक्टीरिया की, 4 प्रकार के शेप में बैक्टीरिया को बांटा गया है, जिसमें से एक हमने बता दिया आपको विब्रिया, जो कि कॉमा के शेप का होता है। चलिए बाकी के और बैक्टीरिया की हम शेप की बात करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 बेसिक शेप में जो बैक्टीरिया होती है वो कैसी होती है भाई, बैसिलस होती है। बैसिलस यानी कि छड़ के जैसा होता है, रॉड लाइक होता है। कोकस यानी कि गोलाकार होता है, जो बैक्टीरिया गोलाकार होती है, इस तरीके से गोलाकार होती है। ठीक है, इस तरीके से गोलाकार होती है। अगर ये सिंगल सिंगल है इसको कोकस कहेंगे, और अगर ये मल्टीपल्स की संख्या में है यानी कि ढेर सारे कोकस क्या एक साथ लग गए तो इसको क्या कहेंगे, कोकाई के नाम से जानते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। तो बैसिलस की अगर हम बात करते हैं बच्चा, तो बैसिलस क्या होता है, रॉड शेप्ड होता है। इस तरीके से रॉड के जैसा जो होता है वो बैसिलस होता है। साथ ही साथ बैसिलस में रॉड शेप्ड होने के साथ साथ क्या होता है, इसमें फ्लैजला निकला होता है। इस तरीके से क्या होती है, इसमें फ्लैजला पाई जाती है जो इसके मूवमेंट में मदद करती है। दूसरी बात अगर हम बैसिलस की बात करें तो बैसिलस में क्या होता है, मोनोफ्लैजलेट होता है। ठीक है, इस तरीके से मोनोफ्लैजलेट होता है, डाईफ्लैजलेट भी होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एरिट्राइकस भी होता है, एरिट्राइकस। ठीक है, एरिट्राइकस का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ फ्लैजला की क्या होगी,
बंच पाई जाएगी, गुच्छाएं पाई जाएंगी। और होता है ये पेरिट्राइकस, यानी कि इसके पूरे बॉडी सरफेस पर क्या होगा, फ्लैजला ही फ्लैजला पाया जाएगा जो मूवमेंट में मदद करता है। चलिए आगे की अगर हम बात करें तो आगे क्या लिखा हुआ है, विब्रियो की बात करें तो बेटा विब्रियो क्या होता है, कॉमा के शेप का होता है। उसके बाद अगर हम बात करें स्पाइरुलम की बात करें, स्पाइरुलम क्या होता है, स्पाइरल शेप का होता है। ठीक है, आगे हम बात करें द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज द फंडामेंटली सिमिलर even though prokaryotic exhibit a wide variety of the shape and function, यानी कि जो आपका ऑर्गेनिज्म होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो फंडामेंटली क्या होता है, सिमिलरली रिप्रेजेंट करता है। इवन प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, एग्जिबिट करते हैं बहुत बड़े पैमाने पर शेप में और फंक्शन में डाइवर्सिटी। ठीक है, शेप और फंक्शन में भिन्नता को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। चलिए आगे की पॉइंट को बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि ऑल प्रोकैरियोट्स, ठीक है, ऑल प्रोकैरियोट्स, देखो यहां पर बात करते हैं बेटा तो ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर यहां पर बनाकर रखा हुआ है इस तरीके से। यहां पर देखेंगे, लेट मी सेट, यहां पर देखेंगे आप तो क्या है, देखिए इस तरीके से, पहले मुझे सेट कर लेने दीजिए। चलिए देखिए यहां पर देखेंगे तो क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का ढेर सारा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जहां पर आपको दिखाया गया है टाइफाइड बैक्टीरिया, ठीक है, पीपीएलओ, वायरस, ये ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन सारी चीजों को दिखाया गया। चलिए आगे बात करते हैं तो आगे में क्या है, अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक हैव द सेल वॉल, ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है उसके पास क्या होता है, सेल वॉल पाया जाता है सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। अगर हम बात कर रहे हैं जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उसके पास क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है जो कि सेल मेम्ब्रेन को घेरे हुए रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता है, डायरेक्टली इसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। बात समझ में आया, आगे बात करते हैं। द फ्लूइड मैट्रिक्स फील्ड इन द सेल इज साइटोप्लाज्म, यानी कि इस सेल के अंदर भी क्या होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स पाए जाते हैं, और वो फ्लूइड मैट्रिक्स क्या होता है, आपका साइटोप्लाज्म कहलाता है। यानी कि किसी भी सेल के अंदर जो तरल पदार्थ होता है, कोई भी लिक्विड होता है, उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी कि अगर हम बात करें एक जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वहां पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे ये हमारा एक प्रोकैरियोटिक सेल हो गया, और इस प्रोकैरियोटिक सेल में ये फ्लैजेला हो गई, और इसके अंदर ये मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, मैट्रिक्स मतलब कि साइटोप्लाज्म हो गया, लेकिन इसका जो जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम वगैरह डीएनए वगैरह है वो क्या होता है, इस साइटोप्लाज्म में ही बिखरा होता है। इसके आसपास क्या होता है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है। ये इस तरीके से दिखाई देता है, इसलिए कहा जा रहा है कि देयर इज नो वेल डेवलप्ड या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, आगे की अगर हम बातों की बात करते हैं तो आगे क्या लिखा है कि द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेग्ड। जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, वो नेग्ड होता है, बाहर साइटोप्लाज्म में होता है, नॉट इन्वेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, बाहर होता है, और उसके पास क्या होता है, कोई भी इन्वेलप नहीं पाया जाता। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेग्ड, नॉट इन्वेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन एडिशन ऑफ द जेनोम जेनेटिक द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए। अगर हम बात करें इसके जीनोम की बात करें तो डीएनए जो होता है वो क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, और ये सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। यानी कि जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, गोलाकार होता है। आगे बात करें, मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोम, यानी कि बैक्टीरिया बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें जीनोम यानी कि क्रोमोसोम के बाहर क्या होता है, आपका सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड द प्लाज्मिड, और ये जो स्मॉलर डीएनए होता है उसको प्लाज्मिड कहते हैं। जैसे बेटा हम बात कर रहे हैं आपका एक इकोलाई बैक्टीरिया, ठीक है, ये इकोलाई बैक्टीरिया का सेल ले लिया हमने, इकोलाई बैक्टीरिया में क्या कर लिया, ये हमारा जीनोम हो गया, और जीनोम से बाहर हट करके क्या हुआ, एक सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, और ये सर्कुलर डीएनए क्या कहलाएगा, प्लाज्मिड का काम करता है, प्लाज्मिड कहलाता है, जो मॉलिक्यूलर वेक्टर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें तो आगे क्या हुआ है कि लिखा हुआ है द प्लाज्मिड डीएनए कॉन्फर्म्स कंटेन द यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर। जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो एक अलग प्रकार के फिनोटाइपिक, एक अलग प्रकार के दृश्य रूप को दिखाता है कुछ बैक्टीरिया में। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंट बाय एंटीबायोटिक, और एक जो कैरेक्टर होता है इसका वो ये है, ये एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। इन हायर क्लासेस यू हैव लर्न दिस प्लाज्मिड डीएनए is used monitor the bacterial transformation with the
फॉरेन डीएनए। कहने का मतलब ये है, जैसे हमने ये बताया आपको कि जो प्लाज्मिड होता है उसको हम मॉलिक्यूलर वेक्टर के नाम से जानते हैं, यानी कि आणविक वाहक के नाम से जानते हैं, और ये चीजें आपको कक्षा 12 में पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, और कौन से चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी? तो बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में ये चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी कक्षा 12 में। चलिए आगे की पॉइंट्स को हम समझते हैं। तो आगे की पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है कि डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोटिक। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? यूकैरियोटिक में पाया जाता है। नो ऑर्गेनली लाइक वंस इन यूकैरियोटिक, ठीक है, आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एक्सेप्ट राइबोसोम। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, वेल डेवलप्ड वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, वो यूकैरियोटिक में पाया जाता है। लेकिन किसी भी प्रकार का कोई सेल ऑर्गेनली, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, जैसे कि यूकैरियोटिक में पाया जाता है गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती है। हाँ, पाई जाती है तो ये चीज है राइबोसोम, जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में सेम तरीके से पाई जाती है। यहाँ पर लिखा है कि प्रोकैरियोटिक हैव समथिंग यूनिक। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? कुछ यूनिक होता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। ठीक है, और ये प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? इंक्लूजन के फॉर्म में क्या होता है? इंक्लूजन के रूप में कुछ यूनिक कैरेक्टर पाई जाती है। स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएशन differentiated from the cell membrane called mesosome is the characteristic of prokaryotic। ठीक है, तो अगर हम बात करें, देखिए यहां पर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, ये आपका, एक मिनट, लेट मी चेक, ये कलर चेंज कर लूं तब। जैसे ये क्या कर दिया हमने? प्रोकैरियोटिक सेल बना लिया। अब इस प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है? इस फोल्डिंग, इस तरीके से फोल्डिंग टाइप स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस तरीके से क्या होती है? फोल्डिंग स्ट्रक्चर पाई जाती है। और ये फोल्डिंग जो स्ट्रक्चर होती है इसको मेसोसोम कहते हैं। और ये मेसोसोम क्या होता है? एसेंशियली होता है और मेम्ब्रेन बाउंड में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वहां पर पाया जाता है, और ये कंटेन की रहता है रेस्पिरेटरी एंजाइम को। तो मैं आशा करता हूं कि इस क्लास में आपको बहुत सारी चीजें सुनने को, समझने को मिली होगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, और अगला टॉपिक जो होगा वो होगा सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। यानी कि सेल जो इन्वेलप होता है, कोशिका की जो झिल्ली होती है उसको, और इसके मॉडिफिकेशन को अगले क्लास में हम समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए और पढ़ने के लिए।